नए घर में नई पेंट की गंध थी, लेकिन नीला की यादों में हरी की पसीने की, टर्पेंटाइन की और फिर प्यार की हल्की मीठी महक थी। चार दीवारों के अंदर बच्चों के साथ सुरक्षित रहते हुए भी उसे कई बार सांस घुटती हुई महसूस होती थी। चैरिटी संगठन वालों ने दी हुई इस छोटी सी घर की हर मिट्टी के कण में हरी की अनुपस्थिति भारी होकर पड़ी हुई थी। अम्मा, कन्नन की पुकार ने उसे विचारों से जगाया। 7 साल के बच्चे की आंखों में भूख की चमक थी। 5 साल की मालू आंगन में अमरूद के पौधे से कुछ गंभीर बात कर रही थी। आ रही हूं कन्ना, वो रसोई की ओर चली। शादी के बाद किराए के घर में शिफ्ट होने के दिन हरी ने उसके कान में कहा था, हमारे अपने घर के बरामदे पर बैठकर मुझे तुम्हारे साथ एक चाय पीनी है नीला। वो घर उसका सपना था, लेकिन किस्मत ने उस सपने की चाबी उसके हाथ में देकर उसे हमेशा के लिए ले गई। एक निर्माण स्थल पर पेंटिंग का काम करते हुए पैर फिसलकर गिरने पर सिर्फ उसका सिर ही नहीं टूटा, नीला का जीवन भी चूर चूर हो गया। उनकी प्रेम विवाह था, विरोधों को नजरअंदाज करके साथ होने पर कोई सहारा नहीं था। हरी के जाने के बाद आकाश और जमीन सब कुछ गायब हो गया, जैसे वो शून्य में थी। तभी कैथंग चैरिटी संगठन के सेक्रेटरी सुकुमारन सर एक देवदूत की तरह आए। आवेदन फॉर्म भरने से लेकर घर की नींव डालने तक सब कुछ में वो आगे थे। नीला, किसी बात से परेशान मत होना। हरी की आत्मा को शांति मिलनी है तो तुम्हें और बच्चों को खुश रहना होगा। इसके लिए हम जितना कर सकते हैं हमेशा करेंगे। चाबी देने की रस्म में गांव वालों के सामने उन्होंने कहा तो नीला की आंखें कृतज्ञता से भर आईं। वो कड़क चाय कपों में डाली, एक खुद के लिए, दूसरी यादों में हरी के लिए। बरामदे पर बाहर देखते हुए उसे लगता हरी गेट खोलकर मुस्कुराते हुए अंदर आएगा। नीला, वो पुकार सुनकर चौंक गई। वो हरी की आवाज नहीं थी। वह मुड़ी तो गेट के पास सुकुमारन सर मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। सर, आप इधर कैसे? वो जल्दी उठकर पूछी। मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा अंदर आ जाऊं, बच्चों को सब ठीक है ना? वो अंदर आकर बरामदे की कुर्सी पर बैठ गए। ठीक है सर, तुम्हें कोई जरूरत तो नहीं? चावल वगैरह खत्म तो नहीं हो गए? उनकी आवाज में सच्ची फिक्र थी। नहीं सर, पिछले हफ्ते लाए हुए अभी हैं। उन्होंने चारों ओर देखा। घर को अच्छे से साफ सुथरा रख रही हो, होशियार लड़की। उनकी नजर उसके चेहरे पर एक पल रुकी। नीला को कुछ असहज लगा। उसने जल्दी नजर हटा ली। बस यूं ही लग रहा होगा, इतनी मदद करने वाला इंसान है, उसने खुद से कहा। सुकुमारन की आने जाने की आदत हो गई। कभी चावल और किराने का सामान लेकर आते, कभी बच्चों के लिए खिलौने लेकर। हर बार आने पर वो उसके जीवन का हिस्सा बनते जा रहे थे। गांव वाले उनकी दया की तारीफ करते। सुकुमारन सर जैसा इंसान कहाँ, उस बेचारी और उसके बच्चों को कोई कमी नहीं होने देते। देखा ना, चाय की दुकान पर बातें उसने सुनी। उसे भी लगा कि वो एक रक्षक हैं, लेकिन कभी कभी उनकी नजरें उसे झुलसा देती। रसोई में काम करते हुए पीछे से आकर क्या सब्जी है पूछते तो उनकी सांस गर्दन पर लगती और वो डरकर पीछे हट जाती। हाथ से कुछ गिर जाए तो झुककर उठाते हुए उनकी आंखें उसके शरीर पर घूमती, वो महसूस करती वो सब उसके भ्रम है। उसने दिमाग को समझाया। कर्ज का बड़ा बोझ उसके सिर पर था। उस बोझ के सामने ये असहजताएं नजरअंदाज करनी पड़ी। पिछले हफ्ते वो बाथरूम का पाइप ठीक करने के बहाने आए। इन सब पर बाहर कहकर पैसे मत गंवाओ, मैं खुद ठीक कर दूंगा, कहकर टूल बॉक्स लेकर बाथरूम में घुसे। काफी देर बाद बाहर निकले। अब ठीक है कहकर हाथ धोकर जाते हुए उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उस रात सोने जाते हुए उसे लगा घर की दीवारें अचानक पतली हो गईं, कोई उसे हमेशा देख रहा हो जैसा। वो शनिवार था, घर साफ करने का दिन। बाथरूम धोते हुए साबुन हाथ से फिसला और कोने में रखे छोटे प्लास्टिक शेल्फ के पीछे गिर गया। उसने हाथ डालकर निकालने की कोशिश की। उंगलियां साबुन पर नहीं, ठंडी खुरदुरी चीज पर लगी। उसे शक हुआ। शेल्फ को थोड़ा आगे खींचा। वहां दीवार से सटे अंधेरे कोने में काला बिंदु जैसा कुछ चिपका हुआ था। उसने गौर से देखा। वो छोटा काला चौकोर टुकड़ा था। उसके बीच में सुई की नोक जितना ग्लास चमक रहा था। एक पल उसे कुछ समझ नहीं आया। वो क्या है, दिमाग मना कर रहा था। कांपती उंगलियों से उसने उसे निकाला और हाथ में रखा। एक हिडन कैमरा। वो पहचान एक बिजली की तरह उसकी नसों में दौड़ी। सांस रुक गई। हाथ में पड़ी वो छोटी चीज दुनिया की सबसे भारी लगी। चक्कर आने लगा तो वो ठंडे फर्श पर बैठ गई। चैरिटी, सुकुमारन सर, पाइप ठीक करना, टूल बॉक्स, उनकी अजीब मुस्कान।
बिखरे टुकड़े जुड़कर एक भयानक तस्वीर बन गई। कोई वो उसकी हर हरकत देख रहा था। कपड़े बदलना, नहाना। सोचते ही उसके पेट से उबकाई ऊपर आई, उल्टी आने लगी तो मुंह दबाया। कृतज्ञता से भरी आंखों में अब आग जल रही थी। दया की मुखौटा लगाए एक भेड़िए ने उसके जीवन में घुसपैठ की। वो समझ गई, वो घर सुरक्षित नहीं था। वो घर नहीं, उसका बुना जाल था। कांपते हाथ में कैमरा पकड़े वो ठंडे फर्श पर बैठी रही। बाहर बच्चों की हंसी गूंज रही थी, लेकिन नीला के कानों में सिर्फ दिल की धड़कन की गड़गड़ाहट थी। अब क्या करे? पुलिस को बताए? कौन विश्वास करेगा? गांव वालों की आंख का तारा सुकुमारन सर के खिलाफ कहेगी तो कोई कान नहीं देगा। वो खुद दोषी ठहराई जाएगी। कृतघ्न नहीं, वो नहीं रोएगी। हरी की नीला इतनी कमजोर नहीं। उसकी आंखों में डर धीरे धीरे हटा। वहां बदला की जलती चिंगारी बनी। उसने कैमरे की ओर देखा। वो राक्षस की अनखुली आंख जैसी लगी। तू मेरी खेल देखने के लिए रखा ना, अब मैं खेलूंगी, तू देखेगा। खेल अभी शुरू हुआ है सुकुमारा। पहला झटका गुजरने पर नीला का दिमाग आग की भट्टी जैसा दहकने लगा। उसने कैमरा उठाया, लेंस में घूरा, फिर पानी की एक बूंद भी न लगे ऐसे प्लास्टिक कवर में लपेटकर पुराने कपड़ों के बॉक्स के सबसे नीचे छिपा दिया। बदले में वैसी ही साइज का काला बिंदु पुराने खिलौने से निकालकर उसी जगह चिपका दिया। गौर से न देखें तो पता न चले। खेल शुरू करने से पहले मैदान सजाना है। उसे शक न हो, उसका पहला लक्ष्य फोन था। हरी की मौत के बाद जरूरी कामों के लिए रखे कुछ पैसे थे। अगले दिन शहर जाकर एक साधारण स्मार्टफोन खरीदा। सिम एक्टिवेट करते हुए हाथ नहीं कांपे। मन में लक्ष्य बन जाए तो कंपकंपी नहीं होती। उस शाम सुकुमारन अपने घर के कमरे में बैठे फोन पर घबराहट से देख रहे थे। नीला के घर की तस्वीरें उनके फोन पर आ रही थीं। वो रसोई में व्यस्त है, बच्चे आंगन में खेल रहे, सब सामान्य। उन्हें राहत हुई। उसने कुछ नहीं जाना। तभी वो हुआ, नीला हॉल में आई। बाथरूम का दरवाजा हल्का खुला था। उसने फोन कान पर लगाया। हेलो रेखा, वो जोर से बोलने लगी। अरे हर चीज की एक हद होती है। कुछ लोग सोचते हैं हम गरीब हैं, आवाज नहीं उठाएंगे, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है ना। मेरे हाथ में अच्छा सबूत लग गया है। उसे जेल में डालने के लिए काफी है। मैं कल ही वकील से मिलने आ रही हूं। सुकुमारन चौंक कर पसीना पसीना हो गए। दिल जोर से धड़का। सबूत? क्या सबूत? क्या उसने कैमरा ढूंढ लिया या कुछ और? सिर फटने लगा। फोन की तस्वीर पर नजर गड़ी। नीला के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं। उसने फोन काटा और रसोई चली गई। सुकुमारन कुर्सी पर ढेर होकर बैठ गए। शायद वो किसी और की बात कर रही होगी, वैसा ही होना चाहिए। खुद को तसल्ली दी, लेकिन शक का पहला बीज मन में पड़ चुका था। अगले दिन सुबह ही सुकुमारन नीला के घर पहुंचे। उनकी घबराहट चेहरे पर साफ थी। नीला को कोई तकलीफ तो नहीं? कल रात मैंने बुरा सपना देखा। तुम्हें कोई खतरा हो जैसे? उन्होंने दया से पूछा। नीला ने उन्हें घूरा। उस नजर की गहराई ने उन्हें थोड़ा डराया। नहीं सर, मुझे क्या खतरा? मैं कुछ हिसाब किताब देख रही थी। कुछ लोगों को पलिश समेत लौटाना है, वरना बुरा लगेगा ना। उसके शब्द सामान्य थे, लेकिन छिपे तीर उनके सीने में चुभे। उसने बरामदे पर पड़ा अखबार उठाया। महिला का अपमान करने की कोशिश करने वाला गिरफ्तार, खबर जोर से पढ़ी। फिर उन्हें देखकर मासूमियत से मुस्कुराई। इस जमाने में किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, है न सर? सुकुमारन जवाब में अटके। जल्दी उठे। मैं शहर जा रहा हूं, कोई जरूरत हो तो फोन करना। वो मुड़े तो नीला की आवाज पीछे आई। करूंगी सर, जरूर करूंगी, उसके समय आने पर। सुकुमारन घर पहुंचकर भी वे शब्द कानों में गूंजते रहे। उसे सब पता है, वो मुझे आजमा रही है, मन बोला। उस दिन से सुकुमारन की नींद उड़ी। रात में चौंक कर उठते, फोन पर लाइव फीड बार बार चेक करते। नीला शांत सो रही, लेकिन वो शांति उन्हें डराती। तूफान से पहले की शांति। उनके व्यवहार में बदलाव पत्नी शारदा ने नोटिस किया। आपको क्या हो गया? रात भर फोन में घुसे रहते हो। उस लड़की के घर से आने के बाद से ये घबराहट, क्या बात है? तू व्यर्थ की बातें मत सोच शारदा, मुझे चैरिटी के कुछ काम सोचने हैं, उन्होंने गुस्से से कहा। उनकी बात झगड़े में खत्म हुई। 2 दिन बाद नीला ने अगला जाल बिछाया। शाम को फिर फोन उठाया। इस बार आवाज में हमदर्दी थी। कोई बात नहीं बेटी, रो मत। मैं भी पहले टूट गई थी। वो सुकुमारन एक भेड़िया है,
उसने तुझे भी धोखा दिया ना। उसका अच्छा चेहरा देखकर कोई भी फंस जाता। लेकिन डर मत, तू अकेली नहीं, तेरे जैसे और लड़कियां हैं, मुझे पता है। हम साथ खड़े होंगे, उसका मुखौटा फाड़ देंगे। यह सुनते सुकुमारन की दुनिया उलट पुलट हो गई। एक और शिकार और लड़कियां, वे सब एक हो रही हैं। उनके दिमाग में खतरे की घंटी बजी। उन्होंने बनाई सम्मान की दीवारें ढहती दिखीं। गांव वालों के सामने अपमानित होना, पुलिस का गिरफ्तार करना, पत्नी बच्चों का घृणा करना, सब एक बुरे सपने जैसे गुजरे। उन्हें पागलपन लगने लगा। फोन पर हंसती नीला का चेहरा शैतान जैसा पलके चढ़ाकर देख रहा लगता। उस जाल से कैसे बचे पता नहीं। वो घर घर नहीं, मकड़ी का जाला था। उसमें फंसी नीला नहीं, वो खुद थे। डर सुकुमारन की समझ खाने लगा। वो कैमरा, वही सबूत है। उसे निकालकर नष्ट करना है, यही एक रास्ता। मन ने फैसला किया। उस रात चांदनी नहीं थी, काली अमावस्या। समय आधी रात पार कर चुका। सुकुमारन काले कपड़े पहने, चेहरा आधा ढका नीला के घर के पीछे पहुंचे। सीना ड्रम की तरह बज रहा था। सालों से संभाली सम्मान की मुखौटा गिरने वाली थी। रसोई की खिड़की का कुंडा नहीं लगा था। उसने अपनी किस्मत को कोसा नहीं, क्योंकि उसे पता था कि किस्मत अब उसके साथ नहीं है। बिना आवाज किए उसने खिड़की खोली और अंदर सरक गया। घर के अंदर घुप अंधेरा था। उसकी अपनी सांसें भी उसे डरा रही थीं। वो दीवार को टटोलते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ा। हर कदम पर वो डरता था कि कहीं फर्श पर कुछ ठोकर लगकर आवाज न हो जाए। बाथरूम का दरवाजा खुला पड़ा था। वो अंदर घुसा और धीरे से दरवाजा बंद किया। फोन की हल्की रोशनी में उसने उस कोने की तरफ देखा। वहां वो काला डॉट अभी भी मौजूद था। उसे राहत महसूस हुई। कांपते हाथों से उसने उसे निकालने की कोशिश की। वो दीवार पर चिपका हुआ था। उसने जोर लगाकर उसे उखाड़ लिया। हाथ में आने पर उसे लगा जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। अचानक रसोई से एक स्टील के बर्तन के गिरने की ओग्लूसिटल निज आवाज आई। ठमक! सुकुमारन घबराकर कांप गया। उसके हाथ से वो खिलौने का टुकड़ा नीचे गिर गया। अम्मा! कमरे से कन्नन की नींद भरी पुकार सुनाई दी। कुछ नहीं बेटा, अम्मा के हाथ से एक बर्तन गिर गया। तुम सो जाओ, नीला की शांत आवाज। सुकुमारन का खून जम गया। वो जाग रही है, क्या वो उसका इंतजार कर रही थी? उसे वहां रुकने की हिम्मत नहीं हुई। आने से ज्यादा तेजी से वो रसोई की खिड़की से बाहर कूद गया और अंधेरे में भागकर गायब हो गया। अंदर नीला के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। उसने रसोई की लाइट जलाई। फर्श पर सुकुमारन द्वारा छोड़ा गया वो काला प्लास्टिक का डॉट पड़ा था। उसके पास ही कीचड़ से सना एक पैर का निशान। उसने अपना फोन निकाला और उसकी साफ तस्वीर ली। जाल में एक कदम और आगे उसने मन में कहा। अगला दिन रविवार था। चर्च से लौटते हुए शहर की बेकरी के सामने नीला ने सुकुमारन को देखा। वह अपने बच्चों को मिठाई खिला रहा था। उसकी पत्नी शारदा भी साथ थी। उसे देखते ही सुकुमारन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने जल्दी से मुंह फेर लिया। नीला उसके पास चली गई। उसके चेहरे पर मुस्कान भरी थी। सुकुमारन सर, क्या खबर है? वो जवाब दिए बिना हकलाया। पत्नी शारदा ने उसे संदेह से देखा। ये नीला है ना, कैथांगी की मदद से घर मिली लड़की? शारदा ने पूछा। हाँ दीदी, नीला ने हंसकर कहा। फिर सुकुमारन के चेहरे की तरफ देखा। सर को क्या हुआ है? थकान लग रही है? रात को नींद नहीं आई क्या? चेहरा बहुत पीला पड़ गया है। कोई बीमारी तो नहीं? उसकी आवाज में सच्ची चिंता थी। लेकिन वो सवाल सुकुमारन को चाबुक की तरह लगा। कल रात की भागदौड़ उसके दिमाग में घूम गई। नहीं, कुछ नहीं। हल्का सिरदर्द, वो हकलाया। वही है। मैंने सोचा रात को कहीं गिर गए क्या? कल रात मेरे घर के पीछे एक जोर की आवाज सुनी थी, जैसे कुछ गिरा हो। सुबह देखा तो हर जगह कीचड़, उसने मासूमियत से कहा। सुकुमारन का गला सूख गया। उसने शारदा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर संदेह की छाया पड़ गई थी। चलो चलो शारदा, उसने पत्नी का हाथ खींचा। वे मुड़कर जाने लगे तो नीला ने पीछे से पुकारा। सर, कीचड़ लग जाए तो जल्दी धो लेना चाहिए, वरना दाग नहीं जाता। सुकुमारन ने मुड़कर नहीं देखा। वो पत्नी को खींचते हुए आगे बढ़ गया। उस पल उसे यकीन हो गया, ये कोई खेल नहीं है, ये एक युद्ध है। एक युद्ध जिसमें वो हारता जा रहा है। उस घटना के बाद सुकुमारन के घर का तालमेल बिगड़ गया। शारदा के सवाल बढ़ गए। तुम्हें उस लड़की से इतना लगाव क्यों है?
उसके घर पर रात को कीचड़ लगाने तुम क्यों जाते हो? तुम बेकार की बातें मत करो शारदा। मैं उसके घर नहीं गया, वो चिल्लाया। लेकिन उसकी आवाज में कंपन शारदा ने नोटिस किया। उनके बीच संदेह की दीवार बन गई। कैथंगी चैरिटी की मासिक मीटिंग में सुकुमारन ध्यान नहीं दे पाया। अकाउंट्स पेश करते हुए गलती की, नए प्रोजेक्ट्स पर बात करते हुए शब्द अटक गए। कमेटी के दूसरे सदस्यों ने नोटिस किया, सुकुमारन सर को तबीयत ठीक नहीं लग रही, कुछ दिनों से उत्साह नहीं है, प्रेसिडेंट जोसेफ ने कहा। वे शब्द उसे और तोड़ गए। वो महसूस कर रहा था कि उसने बनाया साम्राज्य डगमगा रहा है। रास्ते में मिलने वाले सब उसके बारे में फुसफुसा रहे हैं, ऐसा लगने लगा। चाय की दुकान पर लोग इकट्ठे देखकर लगता कि वे उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। नींद न आने वाली रातों ने उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बना दिए। कैथंगी चैरिटी की 10वीं सालगिरह भव्य तरीके से मनाने का फैसला हुआ। गांव के प्रमुख लोगों को बुलाकर बड़ा पब्लिक प्रोग्राम। उस समारोह में संगठन को योगदान के लिए सेक्रेटरी सुकुमारन को सम्मानित करने का भी फैसला। यह खबर सुनकर नीला के मन में उसके खेल का आखिरी सीन साफ हो गया। उसे इनविटेशन लेटर मिला था। संगठन की मदद पाने वाले सबको बुलाया गया था। प्रोग्राम के एक दिन पहले उसने सुकुमारन को फोन किया। वो डरते हुए फोन उठाया। हेलो सुकुमारन सर, मैं नीला बोल रही हूं। उसकी सांस एक पल रुक गई। कल आपको सम्मानित करने का प्रोग्राम है, सुना, बहुत खुशी हुई। आपके जैसे अच्छे इंसान को गांव पहचानना चाहिए। उसकी आवाज शहद की तरह मीठी थी। वह कुछ बोल नहीं पाया। एक बात कहने के लिए फोन किया। कल मेरे साथ कुछ दोस्त भी आएंगे, आपके मदद पाने वाले कुछ लोग। वे आपको आमने सामने धन्यवाद कहना चाहते हैं, मंच पर ही कहना चाहते हैं। सर के लिए सरप्राइज हो। फोन के दूसरे छोर से सिर्फ एक कराह सुनाई दी। तो ठीक है सर, कल मिलते हैं। उसने फोन रख दिया। सुकुमारन के हाथ से फोन कांपते हुए गिर गया। दोस्त, मंच पर धन्यवाद, सरप्राइज, हर शब्द उसके सिर में हथौड़े की तरह बज रहा था। कल उस मंच पर सबके सामने वे लड़कियां उसके खिलाफ बोलेंगी। उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। सालगिरह का ऑडिटोरियम लोगों से भरा था। मंच पर एमएलए और पंचायत प्रेसिडेंट समेत प्रमुख लोग। दर्शकों में गांव वाले और चैरिटी सदस्य। मंच के एक कोने में पीले चेहरे के साथ सुकुमारन बैठा था। उसकी आंखें बेचैनी से दर्शकों में घूम रही थीं। उसने नीला को देखा। फ्रंट रो में वो अपने बच्चों के साथ बैठी थी। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं, लेकिन उसके पास की कुर्सियां खाली थीं जो उसे डरा रही थीं। वे दोस्त कभी भी आ सकते हैं। उसका नाम अनाउंस किया गया। कैथंगी की ऊर्जा और आत्मा श्री सुकुमारन को पोनाडा पहनाकर सम्मानित करने के लिए एमएलए को आमंत्रित करते हैं। तालियों के बीच कांपते पैरों से वो मंच पर गया। पोनाडा पहनाते समय उसका शरीर जमा हुआ था। फोटो के लिए मुस्कुराने की कोशिश में वो जोकर जैसा लग रहा था। 2 शब्द बोलिए, प्रेसिडेंट ने उसके कान में कहा। सुकुमारन माइक के सामने गया। दर्शकों की तरफ देखा तो आंखें फिर नीला पर पड़ी। वो अपना फोन निकालकर स्क्रीन देखकर मुस्कुरा रही थी। वो मुस्कान ने उसका आखिरी कंट्रोल तोड़ दिया। अध्याय 12, अपराध स्वीकारोक्ति। प्रियजनों, सुकुमारन बोलना शुरू किया। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। दर्शक सन्न रह गए। मंच पर बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे। जैसा आप सोचते हैं वैसा मैं नहीं हूं। मैं धोखेबाज हूं, एक छलिया हूं। उसकी आवाज चीख में बदल गई। वो बैठी लड़की नीला, उसे सब पता है। सिर्फ वह नहीं, और भी कई हैं। वे सब आएंगे, मुझे पकड़ने आएंगे। उसने उंगली नीला की तरफ उठाई। दर्शकों से फुसफुसाहट उठी। उसके बाथरूम में कैमरा लगाया मैंने। मुझे छोड़ दो, वो मुझे पागल बना रही है। हर दिन वो मुझे मार रही है। वो माइक के सामने फूटकर रो पड़ा। ऑडिटोरियम एक पल स्तब्ध हो गया। फिर वहां हंगामा मच गया। मंच वाले उसे हटाने की कोशिश करने लगे। पत्नी शारदा दर्शकों में बैठी मुंह दबाकर रो रही थी। नीला जैसे कुछ हुआ ही ना हो अपने बच्चों का हाथ पकड़कर उठी। उस हंगामे के बीच वो बाहर चली गई। किसी ने उसे नोटिस नहीं किया। सबका ध्यान मंच के ड्रामा पर था। बाहर निकलकर उसकी आंखें भर आईं। वो जीत की आंसू नहीं थे, एक इंसान को टुकड़ों में तोड़ने का दर्द था। लेकिन उसके और उसके बच्चों के सम्मान की इससे कम कीमत नहीं थी। उसने आसमान की तरफ देखा। वहां हरी का चेहरा एक तारे की तरह मुस्कुरा रहा था। मैं जीत गई हरी,
उसने धीरे से कहा, हमारे बच्चों के लिए। उसने बच्चों का हाथ कसकर पकड़ा और आगे बढ़ गई, एक नई जिंदगी की तरफ, बिना डर के, बिना हिडन कैमरों वाली दुनिया की तरफ। सुकुमारन की अपराध स्वीकारोक्ति उस गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। अब तक उसे भगवान की तरह देखने वाले स्तब्ध रह गए। चाय की दुकान और चौराहे पर वो बड़ा टॉपिक बन गया। लोग दो खेमों में बट गए। कुछ ने सुकुमारन की कड़ी आलोचना की, दूसरों को विश्वास नहीं हुआ। वो गरीब लड़की ने उसे कुछ कहकर पागल बना दिया, वे फुसफुसाते। मंच पर गिरे सुकुमारन को अस्पताल में भर्ती किया। मानसिक हालत बिगड़ने पर वो किसी से बात नहीं करता, दीवार ताकता रहता। उसकी पत्नी शारदा और बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पाते। कैथंगी चैरिटी का काम रुक गया। सम्मान की नकाब उतरने पर गांव की रीढ़ जैसे टूट गई। नीला की जिंदगी में भी बदलाव आए। उसे देखकर कुछ सहानुभूति से देखते, दूसरे डर और संदेह से। वो साधारण लड़की नहीं है, सावधान रहना, पड़ोस की औरतें आपस में कहती। ये फुसफुसाहटें उसे प्रभावित नहीं करती। वो अपनी नई दुनिया बनाने में व्यस्त थी। हरी ने सिखाई सिलाई की कला उसने फिर शुरू की। पुरानी सिलाई मशीन उधार ली और घर बैठकर ब्लाउज और बच्चों के कपड़े सिलने लगी। पहले छोटे ऑर्डर, फिर उसकी कारीगरी गांव में मशहूर हो गई। धीरे धीरे वो अपने पैरों पर खड़ी होने लगी। महीने गुजर गए। एक दिन शाम को घर के पीछे उसने छोटी आग जलाई। कपड़ों के बॉक्स में सुरक्षित रखे उस हिडन कैमरे को निकाला। उसने आखिरी बार उसके लेंस में देखा, वो दर्द और डर का प्रतीक था। उसने कैमरा आग में फेंक दिया। प्लास्टिक पिघलने की गंध फैल गई। आग की लपटों में उसके अतीत की आखिरी चिंगारी जलकर राख हो रही थी। वो भाव शून्य होकर देखती रही। प्रतिशोध का बोझ उतरने पर उसका मन शांत हो गया। अम्मा, चपाती तैयार। रसोई से कन्नन की पुकार आई। उसने मुड़कर देखा। घर के बरामदे में मालू एक तितली को देखकर हंस रही थी। उसके बच्चे, उसकी दुनिया। उसके होठों पर लंबे समय बाद सच्ची मुस्कान फैली। वो शिकार की मुस्कान नहीं थी, एक जीवित बची मजबूत औरत की मुस्कान थी। घर की दीवारों के बीच वो अब सुरक्षित थी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा वो खुद है।